ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी मैनेजमेंट का टॉपिक है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऑल्दो जो ये टॉपिक है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो जो आने वाले हमारे 4-5 लेक्चर्स है उसमें हम इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आराम से डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गेट एग्जाम है, यूजीसी नेट एग्जाम है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल की भी अगर हम बात करें तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट, फिर बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हम दो टेक्निक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और डायनेमिक पार्टीशनिंग को। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? मेमोरी मैनेजमेंट इन ओएस इज अ फंडामेंटल फंक्शनलिटी दैट मैनेजेस वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी इफिशिएंटली। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है? हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक फंडामेंटल फंक्शनलिटी है, वो क्या मैनेज करती है? वो जो बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे बहुत सारी मेमोरीज लाइक रैम हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, हमारी रजिस्टर्स हो गए हमारे, तो ये जो सारी मेमोरीज है इनको कौन मैनेज करता है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे पास जो हमारा ओएस में इन सारी मेमोरीज को मैनेज करती है। अब कैसे मैनेज करते हैं हम? प्राइमरली फोकस किस पे करते हैं? मैनेजिंग रैम, यानी कि जो हमारी रैम है, अगर हम मान लो देखेंगे तो हमारे पास रैम जो है सिस्टम में वो बहुत ही सारे प्रोसेस को ला रहे हैं हम उसके अंदर, और जो है सीपीयू उसको रन कर रहा है, तो हमारे पास मैनेजिंग रैम, मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम मेमोरी एक्टिवली यूज्ड, यानी कि जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा मेजॉरिटी, तो वो किसको यूज कर रहा है? वो रैम को यूज कर रहा है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास एक सीपीयू है, ठीक है, तो सीपीयू क्या एग्जीक्यूट कर रहा है? कुछ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब सीपीयू किस किस से कनेक्टेड है? सीपीयू रजिस्टर से कनेक्टेड है, कैशे मेमोरी से कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है? रैम से कनेक्टेड है। ये हमने पहले भी बात कर रखी है कि सीपीयू इनसे कनेक्टेड होता है। तो जो हमारी रैम है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क से सीपीयू हमारा कनेक्टेड नहीं है, रैम से कनेक्टेड है सीपीयू। अब रैम किससे कनेक्टेड है? रैम कनेक्टेड टू सेकेंडरी मेमोरी, जो हमारी हार्ड डिस्क है उससे रैम कनेक्टेड है। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या है कि सीपीयू इज वेरी फास्ट, सीपीयू हमारे पास बहुत ज्यादा फास्ट है, सेकेंडरी मेमोरी वेरी स्लो, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है। सीपीयू को हम इससे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत स्लो है, हमारी हार्ड डिस्क तो बहुत ज्यादा स्लो है, और सीपीयू है जो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारे जो रजिस्टर्स है, कैशे है, और जो रैम है, वो किसकी तरह काम करते हैं? वो इंटरमीडिएट फास्टर मेमोरीज की तरह काम करते हैं। जो हमारे पास जैसे मान लो हार्ड डिस्क में कुछ प्रोग्राम पड़े हैं तो हम रैम में लेके आएंगे, उसके बाद सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इंक्रीजिंग देयर साइज इज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ सिस्टम। अब आप ये सोचिए कि आपके सिस्टम में जो रैम है और रजिस्टर कैशे की अगर हम बात करें तो अगर हम मान लो इनकी साइजेस बढ़ाते जाए, अगर मान लो 1 TB की अगर हम रैम लाए तो उसकी कॉस्ट कितनी हाई आ जाएगी हमारे पास? तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ द सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो यूजर है उसके लिए उसको अफोर्ड करना वो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे पास जो नॉर्मल लैपटॉप्स है उसमें कितनी रैम आती है? उसमें लिमिटेड रैम आती है, यानी कि पहले तो 4 GB तक की आती थी और आजकल मतलब 16 GB और उससे ज्यादा भी आ रही है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? जैसे मान लो आपने एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा तो वो किसमें स्टोर्ड है? वो सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हार्ड डिस्क में वो स्टोर्ड है, यानी कि जो .c में आपने प्रोग्राम लिख रखा है वो हार्ड डिस्क में सेव है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। जैसे ही हम उन प्रोग्राम्स को रैम में लेके आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रोग्राम से प्रोसेस में बदल जाएगा और रैम से वापस सीपीयू को एग्जीक्यूट करेगा। तो टू एग्जीक्यूट मस्ट बी बॉट इनटू रैम, सीपीयू कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी टू डायरेक्टली। ये तो बात हमने कर ही ली कि सीपीयू के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है इसका सेकेंडरी मेमोरी का, जो कि रैम के थ्रू कनेक्टेड है। अब रजिस्टर और कैसे क्या है हमारे पास? रजिस्टर कैसे जो मेमोरीज है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, उसमें वो किलोबाइट्स में है। हालांकि हमारे पास जो रजिस्टर्स है वो बहुत ज्यादा है, पर ये जो हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल साइजेस के हैं। तो हम जो है प्राइमरली काम किससे कर रहे हैं? हमारा जो है रैम से काम हम कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। हमने जो पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, हमने उसमें काफी बार डिस्कस किया है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में हम जो बहुत सारे प्रोसेसेस है उनको रैम में रेडी स्टेट में लेके आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? ब्रिंगिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स इनटू रैम साइमल्टेनियसली इंस्टेड ऑफ वन, यानी कि एक प्रोग्राम को रैम के अंदर लाने की बजाय हम क्या कर रहे हैं? हम जो है रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोग्राम्स को लेके आ रहे हैं, यानी कि जो जब वो प्रोग्राम उसमें आएंगे तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की? हम रैम के अंदर एक साथ बहुत ज्यादा प्रोसेस है वो लेके आ रहे हैं, प्रोग्राम्स है वो लेके आ रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? हमें हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करके रखनी है। हायर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे होगी हमारी, तो उसमें हमारे पास जो है सीपीयू यूटिलाइजेशन वो भी हायर हो जाएगी। कैसे होगी वो हायर? मान लो हमने एक ही प्रोसेस है वो रैम के अंदर लेके आया, हमने P1 को रैम के अंदर लेके आए, तो हमारे पास क्या हुआ? जो P1 है, जो P1 प्रोसेस है, उसने क्या बोला सीपीयू को? सीपीयू जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो सीपीयू को बोलता है कि मेरे को आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमें पता है आईओ ऑपरेशन मतलब यानी कि उसको किसी फाइल को रीड करना है, या फिर को प्रिंटर को एक्सेस करना है, मॉनिटर को एक्सेस
करना है, स्कैनर को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो एक प्रोसेस रैम से निकला, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया, उसने आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने का बोला, तो सीपीयू ने उसको आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीपीयू अब आइडल हो जाएगा, यानी कि सीपीयू के पास अब कुछ काम नहीं है। और हमारे पास रैम पे भी हम कितने ही प्रोसेस लेके आए थे, एक ही प्रोसेस लेके आए थे। तो यहाँ पे ये किसको लीड कर रहा है, ये हमारे पास लोअर सिस्टम इफिशियंसी, यानी कि हमारे पास जो सिस्टम इफिशियंसी है वो लोअर हो गई। क्यों लोअर हो गई, क्योंकि हमारे पास सीपीयू जो है खाली बैठा है और मेन काम किसका है, सीपीयू का ही होता है। अब अगर हम केस 2 की बात करें तो डिग्री ऑफ, हमें हाई डिग्री मेंटेन करनी है ना मल्टी प्रोग्रामिंग की, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा प्रोग्राम्स जो है रेडी स्टेट में लेके आ रहे हैं। अब व्हेन वन प्रोसेस डज आईओ ऑपरेशन, सीपीयू स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, यानी कि जैसे ही मान लो P1 जो है वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने लग गया, तो सीपीयू यहाँ पे आइडल नहीं बैठेगा। यहाँ पे जो P2 ऑपरेशन है, सॉरी P2 प्रोसेस जो है वो सीपीयू के अंदर आ जाएगा और एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन हमने हाई कर दी, तो हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो हाई हो गई। तो अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखें तो कैसे कर सकते हैं हम इसको, जो हमारी रैम है, अगर मान लो हम एक क्वेश्चन में दे रखा है रैम हमारी 4 MB की है, प्रोसेस हमारा 4 MB का है, जो हम कितने जो प्रोसेस इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास कितने प्रोसेस आ सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि हमारे पास एक ही प्रोसेस आ सकता है। तो अगर हम माने कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास k है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ टाइम प्रोसेस स्पेंड्स ऑन आईओ, यानी कि हमारा कोई भी प्रोसेस है जो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी k ले रहे हैं हम, तो हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी होगी, 1 माइनस k होगी। अगर हम केस 1 की बात करें तो अगर हमारे पास k की वैल्यू अगर हम 70% लेते हैं तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी हो गई, 1 माइनस 0.7, यानी कि 30%। अब अगर हम केस 2 की बात करें, जहां पे हमने क्या किया, रैम का साइज बढ़ा दिया, रैम का साइज बढ़ा क्या कर दिया, 8 MB कर दिया, और प्रोसेस क्या कर दिया, प्रोसेस तो है 4 MB का 4 MB। अब हमारे यहाँ पे कितने प्रोसेस आ सकते हैं, 2 प्रोसेस आ सकते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो प्रोबेबिलिटी जब अगर मान लो कि दोनों ही प्रोसेस जो है एक साथ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी k स्क्वायर की। तो k स्क्वायर में 0.7 का स्क्वायर 0.49। अब हमारे पास सीपीयू को अगर हम यूटिलाइजेशन देखें तो 1 माइनस 0.49, तो हमारे पास कितना हो गया, ऑलमोस्ट जो है 76% हमने यूटिलाइज कर लिया है वो। तो हमारे पास अगर हम केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 में हमने क्या किया, रैम की साइज और बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, 16 MB कर दी, और 4 प्रोसेस अब इसमें आ सकते हैं। तब हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी हो सकती है, 1 माइनस k टू द पावर 4, यानी कि हमारे पास 1 माइनस 0.2401, अप्रोक्सीमेट ये किसके इक्वल आ जाएगा, 94% के इक्वल आ जाएगा। तो हमने ये तीनों केसेस देखे, जब हमारे पास एक प्रोसेस था तब 30% यूटिलाइज कर रहे थे हम सीपीयू, जब हमारे पास 8 MB की रैम थी और प्रोसेस थे हमारे पास 2 थे तब हमारे पास 76% जो हमने सीपीयू यूटिलाइज कर लिया। अब केस 3 में हमारे पास 94% आ गया। ऐसे ही करते करते ये जो वैल्यू है वो 100% तक चली जाती है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मोर रैम मोर प्रोसेस हायर सीपीयू यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ प्रोसेस इन रैम, यानी कि जो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्या इन्वॉल्व करती है, हम कुछ रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं जब प्रोसेस आ रहा है, और कुछ रिसोर्सेज है वो वापस जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो रहा है तो उसको वापस डी एलोकेट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी इसमें कुछ कंसर्न आ जाता है हमारे पास कि सिक्योरिटी में क्या होता है, ओएस इंश्योर्स प्रोसेस कैन नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर्स एलोकेशन मेमोरी, यानी कि ओएस क्या इंश्योर करता है कि जो प्रोसेस हमारे रन कर रहे हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर ना करे। तो ये हम सब आगे आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है हमारे पास। मेमोरी मैनेजमेंट अगर टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो हमारा गोल क्या कह रहा है, इफिशिएंट यूज ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड हाई डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये हमें मेंटेन करना है। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है यानी कि जो रैम है उसका हम इफिशिएंट यूज करना है, और जो हमारी हाई डिग्री है मल्टी प्रोग्रामिंग की वो हमें मेंटेन करनी है। तो सेकंड पॉइंट यही है कि मेमोरी सीन एज अ लार्ज एरिया ऑफ बाइट्स ऑफ विद एड्रेसेस। मेमोरी क्या है, मेमोरी लार्ज एरिया है बाइट्स विद एड्रेसेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसेस बॉट इनटू मेमोरी थ्रू पार्टीशनिंग। प्रोसेसेस को हम किस में लेके आते हैं, मेमोरी में लेके आते हैं पार्टीशनिंग करके। अब इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोसेसेस है जो कि रेडी स्टेट में पड़े हैं, और जो क्या करेगा, जो कि हमारे पास बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन के लिए काम आएगा, ये हमने देख ही लिया। अब जब अगर मान लो एक प्रोसेस मान लो ब्लॉक हो गया या आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने लग गया तो हम उसको इमीडिएटली जो है सीपीयू को दूसरा प्रोसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमने एक कोई भी सी प्रोग्राम लिखा है, उसमें एक लाइन हमने लिखी है कि जो प्रोग्राम बीच में है xyz.txt फाइल को एक्सेस करेगा। तो अब जब हम इसमें क्या करते हैं, अब हमने इसमें रीड सिस्टम कॉल को यूज किया। अब हमारे पास जो वो फाइल है वो कहाँ पड़ी है, वो हार्ड डिस्क में पड़ी है, तो वहाँ पे हमने आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भेज दिया उस प्रोग्राम को। वाइल प्रोसेसिंग इज डूइंग आईओ सीपीयू वुड बी आइडल इफ नो अदर प्रोसेस वुड बी अवेलेबल, यानी कि हमारे पास जो है सीपीयू तब तक आइडल बैठेगा अगर कोई भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन करते हैं, और सेकंड टाइप क्या है उसका, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन करते हैं। कॉन्टिग्यूअस में हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग है हमारे पास स्टैटिक, और वेरिएबल पार्टीशनिंग है डायनेमिक। और नॉन कॉन्टिग्यूएशन में हमारे पास क्या है, पेजिंग है, मल्टी लेवल पेजिंग है, इन्वर्टेड पेजिंग है, सेगमेंटेशन पेजिंग है। तो अगर हम कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट कहता है कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस प्लेस्ड इन वन कंटिग्यूअस ब्लॉक, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस जो आया उस प्रोसेस को हमने एक ब्लॉक बना रखा है, उस ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास कंटिन्यूअस, जैसे कि मान लो वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर
चार ब्लॉक है, B1, B2, B3, B4। अब जो वो चारों के चारों जो ब्लॉक है वो एक ही जो है कंटिन्यूस एड्रेस के अंदर आएंगे, यानी कि जो एक पार्टीशन हमने बना रखा है उसी के अंदर ये चारों ब्लॉक आएंगे, B1, B2, B3, B4 कंटिन्यूसली वे में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि B1 हमने एक पार्टीशन में स्टोर कर दिया और जो B2 है वो हम किसी और पार्टीशन में स्टोर कर रहे हैं। ये है तो एक ही प्रोसेस का पार्ट ना, चारों के चारों ब्लॉक, तो चारों के चारों किस में आएंगे, कंटिन्यूस एड्रेसेस में आएंगे, उस एक पार्टीशन में कंटिन्यूस एड्रेस में हम डाल रहे हैं। तो ये है कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का फंडा। इसमें हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। फिक्स पार्टीशन में हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी डिवाइडेड बिफोर हैंड, यानी कि मेमोरी को हम पहले ही डिवाइड कर रहे हैं। और वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, मेमोरी डिवाइडेड डायनामिकली व्हेन प्रोसेस अराइव, यानी कि जब प्रोसेस आएगा तब हम उसको डायनामिकली डिवाइड करेंगे। अब नॉन कंटिग्यूअस में हमारे पास क्या है, नॉन कंटिग्यूअस में हमारे पास है कि प्रोसेस डिवाइडेड इनटू पार्टीशन प्लेस एट डिफरेंट लोकेशन, यानी कि जो हमारे पास प्रोसेस है, अभी हमने देखा B1 से लेके B4 तक हमारे पास थे, B1, B2, B3, B4, तो इसमें B1 कहीं और स्टोर कर रहे हैं हम किसी और पार्टीशन में, B4 हम किसी और पार्टीशन में स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन में हम कर सकते हैं नॉन कंटिग्यूअस में। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हमने देख लिया कि P1 से P4 यानी कि एक प्रोसेस के कुछ पार्टीशन हमने कर रखे हैं, P1, P2, P3, P4, उसको हम स्टोर कर रहे हैं सेपरेटली। यूज्ड इन पेजिंग, सेगमेंटेशन, एक्सेप्ट, ये किस में काम आता है, पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन पेजिंग इसके पार्ट होते हैं, जो आने वाले वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जो कंटिग्यूअस हमने अभी बात करी, तो उसमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग और जो वेरिएबल पार्टीशनिंग है उसको हम कैसे करते हैं। जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग है उसको हम स्टैटिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते और बात करते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पार्टीशंस आर फिक्स्ड ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास जैसे ही सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो हमने वैसे ही पार्टीशन को है पहले से ही फिक्स कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कैसे दो तरीकों से हमने फिक्स किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दो एग्जांपल हमने, एक में सेम साइज के ले रखे हैं, एक में डिफरेंट साइज के ले रखे हैं। पार्टीशन साइज हमने क्या कर रखी है, इक्वल और डिफरेंट। अब ओएस क्या कर रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा है, और जो कि हमारे पास जो हमारे पास मेमोरी होगी उसमें लेगा, रैम में हमारे पास कुछ जो है स्पेस ओएस लेगा, उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग स्पेस बच गया वो हमने उसको फिक्स स्लॉट में डिवाइड कर रखा है। अब हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये है कि एंटायर प्रोसेस मस्ट फिट इन वन पार्टीशन, यानी कि जो हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक पार्टीशन के अंदर आना चाहिए। जिस एमबी का वो पार्टीशन हमने बना रखा है उसी एमबी का हमें या तो प्रोसेस लाना पड़ेगा या फिर उससे छोटा लाना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेस लेस देन इज इक्वल टू पार्टीशन साइज। जैसे मान लो हमारे पार्टीशन साइज 4 MB का है, तो या तो हम 4 MB का ही प्रोसेस लेके आए या फिर उससे छोटा प्रोसेस लेके आए। तो अगर हम इक्वल पार्टीशन हम देख रहे हैं एग्जांपल, तो हमारे पास हमने क्या कर रखे हैं, 4 पार्टीशन कर रखे हैं 8 MB के ईच। अब डिफरेंट पार्टीशन की अगर हम बात करें तो 4 MB, 8 MB, 8 MB और 16 MB के हमने पार्टीशन कर रखे हैं। अब हमारे पास सिनेरियो क्या है, सिनेरियो है कि हमारे पास जो P1 है वो हमने लेके आए 4 MB का, तो वो हम किस पार्टीशन में डाल दिए, मान लो हमने 4 MB पार्टीशन में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, ये परफेक्टली फिट हो गया उसके अंदर। अब जो प्रोसेस दूसरा, मान लो P1 जो प्रोसेस है वो 4 MB का ना लाके हमने 2 MB का लाया, तो हमने जो 2 MB का लाया वो हमने किस में फिट किया, मान लीजिए हमारे पास पहले 4 MB का पार्टीशन खाली मिल गया, तो हमने उसमें 2 MB वाला जो प्रोसेस है वो डाल दिया। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो है 2 MB वेस्ट हो रही है, हमारे पास जो 2 MB वेस्ट हो रही है तो उसको हम यहाँ पे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो जो 2 MB वेस्ट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इसको एक और एग्जांपल से समझाऊं अगर मैं, तो हमारे पास एक प्रोसेस आ रहा है P1, इसको अगर हम मान ले 7 MB का हमारे पास 8 MB के पार्टीशन में डालेंगे तो हमारे पास कितनी MB वेस्ट हो गई, 1 MB वेस्ट हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अब मान लो प्रोसेस आ रहा है हमारे पास 32 MB का, बट क्या हमारे पास मैक्सिमम पार्टीशन कितने का है, 16 MB का है, तो हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है 32 MB का उसको हम किसी में फिट नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास हो गया प्रोसेस साइज लिमिटेशन, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि प्रोसेस साइज लिमिटेशन है विद 4 पार्टीशन, हमारे पास 4 पार्टीशन है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज फिक्स हो गई, हमारे पास डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी फिक्स कर दिया हमने। कैसे कि हमारे पास मैक्सिमम हम 4 प्रोसेस ही एक टाइम पे ला सकते हैं, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो भी यहाँ पे फिक्स हो गई। तो ये एक और डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास किसका, फिक्स्ड पार्टीशनिंग का। अगर हम फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल की बात करें तो P1 2 MB का है, P2 7 MB का है, P3 7 MB का है, P4 14 MB का है, यानी कि जो हमारे पास ये पार्टीशंस है उसमें हमने क्या कर दिया, P1 जो प्रोसेस है वो 2 MB का है, P2 7 MB का, P3 7 MB का, P4 14 MB का, ये हमने डाल दिया। तो हमारे पास जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हुई वो कितने MB की हो गई, 6 MB की। जो मिला के जो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास बनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वो हो गई 6 MB की। अगर मान लो अगर यहाँ पे हमारे पास P5 आता है जो कि 5 MB का है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्पेस है वो 6 MB का पड़ा तो है पर हम उसको असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉन्टिग्यूअस में, हमने क्या पढ़ा है, सारे के सारे ब्लॉक्स जो है जो P5 है वो एक ही पार्टीशन में आना चाहिए, यानी कि हमारे पास 6 MB पड़ी है फिर भी हम इसको असाइन नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक और डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का। 4 डिसएडवांटेज हो गया हमारे पास, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, प्रोसेस साइज लिमिटेशन, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को हमने लिमिट कर दिया, और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, सिंपल और इजी टू इंप्लीमेंट है। अब इसकी प्रॉब्लम्स हमने देख ली कि 4 प्रॉब्लम्स आ गई। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं वेरिएबल पार्टीशनिंग की। वेरिएबल पार्टीशनिंग में अगर हम बात करें तो इसको हम डायनेमिक पार्टीशनिंग भी बोलते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्या है, मेमोरी नॉट प्री डिवाइडेड, यानी कि उसमें तो हम मेमोरी पहले से डिवाइड करके रख रहे थे, इसमें हमारे पास पूरी मेमोरी जो है वो खाली पड़ी है। तो अलोकेट स्पेस एग्जैक्टली एज नीडेड व्हेन प्रोसेस अराइव, जैसे हमारे पास 2 MB का प्रोसेस आया तो हमने उसको 2 MB जो है जगह दे दी। इसको मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप एक पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तो पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, खाने वाले 8 लोग हैं, तो हमारे पास उसमें पहले से ही कट करके आ रखा है, पिज्जा 8 पार्टीशन में आ रखा है, तो हमारे पास वो जो है प्री कट आ गया पिज्जा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड पार्टीशनिंग। बट वेरिएबल में क्या बोल रहे हैं कि एक बंदा है उसको कम खाना है, एक बंदा है उसको जो है मान लो कि थोड़ा सा ज़्यादा खाना है, तो हम जो है पीसेस को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो है डिलीवरी बॉय को बोलेंगे कि जो पिज्जा है वो उसमें आप कट मत लगाना, हम अपने आप लगा लेंगे। तो इसको हम इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि फिक्स्ड पार्टीशनिंग क्या है, जो पहले से कटा हुआ पिज्जा आ रहा था और वेरिएबल में हम जो है पीसेस अपने हिसाब से काट रहे हैं। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो P1 जो प्रोसेस है वो 2 MB का है, तो वो जैसे ही आया उसको हमने क्या किया, अलोकेट कर दी 2 MB। फिर P2 आया हमारे पास 4 MB का, उसको अलोकेट कर दिया हमने 4 MB। P3 आया हमारे पास 8 MB का, तो उसको कर दिया हमने 8 MB अलोकेट। यहाँ पे हमारे पास एडवांटेज हो गया नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अभी तक हमने क्या देखा कि नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे पास क्या है, नो लिमिटेशन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि जो जितनी की जितनी हमारे पास रैम अवेलेबल है उतने के उतने प्रोसेस हम उतनी साइज के प्रोसेस लेके आ सकते हैं। उसमें हमारे पास लिमिट थी, इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। और थर्ड एडवांटेज क्या है, नो लिमिटेशन ऑन प्रोसेस साइज, यानी कि प्रोसेस साइज में भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर 32 MB का भी आएगा तो हम उसको असाइन कर देंगे अगर हमारे पास रैम में उतना स्पेस अवेलेबल होगा तो। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, अब तो हमने एडवांटेज तो बात कर लिए, प्रॉब्लम्स ये है कि जो डी एलोकेशन है वो होल क्रिएट कर देगा। अगर हम टेक्निकल टर्म में बोले तो हमारे पास होल क्रिएट हो जाएंगे। कैसे, जो P2 है वो 4 MB का है और P4 है वो 4 MB का है, जो हमारे पास ये दोनों जगह मान लो एग्जिट करेंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 MB के 2 होल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। अब हमारे पास मान लो कि एक प्रोसेस आता है P6 8 MB का, तो उसको हम फिट नहीं कर सकते। हमारे पास जगह तो अवेलेबल है 8 MB की, बट हम उसको फिट नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको हम, जहां पे हमारे पास जगह तो अवेलेबल है बट हम उसको फिट नहीं कर सकते। अब अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम इसको कॉम्पैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन क्या होता है, मूव्स प्रोसेसेस टू वन साइड होल्स टू अनदर, यानी कि प्रोसेस को एक साइड कर दिया, होल्स को दूसरे साइड कर दिया। ये क्या करेगा, ये लार्ज कॉन्टिग्यूअस होल क्रिएट कर देगा। अब इसमें इश्यू क्या आता है, इश्यू उसको हम क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, हमारे पास जो प्रोसेस रन कर रहे हैं उसको हमें रोकना पड़ेगा और उसको कॉपी करके मूव करना पड़ेगा, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसको नहीं बोल सकते। तो अगर हम एल्गोरिदम की बात करें, इसमें कुछ हम एल्गोरिदम अगर हम यूज करना चाहें तो कंटिग्यूअस मेमोरी मैनेजमेंट में हम कौन कौन से एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास मल्टीपल होल्स है जो डिफरेंट साइज के वो क्रिएट हो रहे हैं और जो उसको हम किसको अलोकेट करें। अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो हमारे पास क्या एल्गोरिदम है, फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट। अब आप इसको नाम से जज मत करना, आप सोचोगे कि यार वर्स्ट फिट है जो बहुत ही खराब एल्गोरिदम है, नहीं, ये अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे एल्गोरिदम है। मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट फिट में क्या होता है, फर्स्ट फिट में हमारे पास इसमें क्या होगा कि स्क्रीन पे जो आपको एग्जांपल दिख रहा है उसमें बहुत सारे होल्स है, 15 KB के होल्स है, 25 KB के होल है, मतलब बहुत सारे आपको होल्स दिख रहे हैं। इसमें जो हमारे पास फर्स्ट फिट एल्गोरिदम क्या करेगा, जैसे मान लो P1 आपके पास 15 KB का आया, तो जो उसने वो जो सारी लिस्ट है उसको पूरी को सर्च ना करके उसमें से जो पहला होल जो उसको मिला कि हाँ उसमें हम 15 KB शिफ्ट कर सकते हैं, पहला ही होल जो उसको सूटेबल लगेगा उसमें जो है वो 15 KB जो है उसमें पुट कर देगा, यानी कि जो प्रोसेस P1 उसको अलोकेट कर देगा वो। तो हमारे पास जो प्रोसेस मान लो P1 जो है वो 15 KB का है, तो उसने देखा कि हमारे पास फर्स्ट सूटेबल होल कौन सा है, 25 KB, तो वो वहां पे अलोकेट कर देगा P1 को। तो इसका एडवांटेज क्या है हमारे पास, ये भी एक सिंपल है और हमारे पास फास्ट है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो है लार्ज पोर्शन को वेस्ट कर देगा। अगर मान लो कि हमारे पास 15 KB को हमने पास और भी कोई एक होल अवेलेबल था 15 KB का, तो हम उसमें ना डाल के 25 KB वाले में पहले ही डाल दिया हमने, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास 10 KB का जो है लार्ज पोर्शन वेस्ट हो गया, तो इसका ये डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं। अब क्या आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट में क्या होता है, इसको मॉडिफाई कर दिया हमने फर्स्ट फिट को मॉडिफाई कैसे कर दिया, सर्च कर दिया हमने स्टार्ट, जैसे हमें पहला होल मिला वहां पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया। जो फर्स्ट फिट है वो लिस्ट को बिगिनिंग से चेक करता है वापस से। अब जब नेक्स्ट फिट में हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हमने एक अलोकेट कर दिया P1 15 KB 25 KB वाले होल पे, तो वहां पे एक पॉइंटर लग गया। अब जब अगली बार जब दूसरा प्रोसेस आएगा तो हम उस कैसे कहां से करेंगे, उस पॉइंटर से आगे नीचे सेलेक्ट करेंगे, जैसे अप्रोप्रिएट होल हमें मिले उसमें हम डाल देंगे। तो सर्च स्टार्ट फ्रॉम लास्ट अलोकेटेड होल, जो हमने पॉइंटर अलोकेट कर दिया है फर्स्ट फिट में, वहां से हम सर्च स्टार्ट करेंगे। अब इसका एडवांटेज क्या है, अवॉइड रिपीटेडली स्कैनिंग फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट फिट बिगिनिंग से स्कैन कर रहा था वो हम अवॉइड कर रहे हैं। अब प्रोवाइड्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स। अब बेस्ट फिट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेस्ट फिट, यानी कि सर्चेस एंटायर मेमोरी फॉर स्मॉलेस्ट होल दैट फिट्स, यानी कि ये बेस्ट फिट क्या करेगा, बेस्ट फिट पूरी की पूरी लिस्ट को सर्च करेगा, जो होल अप्रोप्रिएट होगा उसमें फिट करेगा। यानी कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो होल कौन सा हमारे पास 25 KB 40 KB 20 KB 100 KB के हमारे पास होल्स है। तो मान लो प्रोसेस आया हमारे पास 15 KB का, तो वो कौन सा होल चूज करेगा, जो 20 KB का हमारे पास लीस्ट लेफ्ट ओवर है उसको हम चूज करके उसमें वो प्रोसेस पुट कर देंगे। तो हमारे पास एडवांटेज क्या हुआ, रिड्यूस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन,
जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो रिड्यूस कर दिया हमने, हमारे पास जो बहुत कम जगह बच रही है। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये बहुत ही स्लो है। क्यों स्लो क्यों है, क्योंकि ये पूरे के पूरे लिस्ट को पहले आके स्कैन कर रहा है, इसलिए हमारे पास स्लो है। क्रिएट्स मैनी स्मॉल अनयूजेबल होल्स, यानी कि हमारे पास छोटी छोटी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी और बहुत छोटी छोटी अनयूजेबल होल्स हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अब वर्स्ट फिट क्या है भाई साहब, वर्स्ट फिट क्या करेगा, बिल्कुल इससे उल्टा है बेस्ट फिट से। कैसे कि ये जो लार्जेस्ट होल अवेलेबल है उसमें हमारे पास जो है उसको प्रोसेस को पुट कर देगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो होल हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है, 25 KB, 40 KB, 20 KB और 100 KB। अगर मान लो प्रोसेस 15 KB का हमारे पास आता है तो हम उसको कौन सा अलोकेट करेंगे, 100 KB वाला जो है हम उसको अलोकेट कर देंगे। इसका एडवांटेज क्या है, ये हमारे पास लार्ज लेफ्ट ओवर रखेगा, जो कि अगर मान लो फ्यूचर में भी कोई प्रोसेस आता है हमारे पास तो उसको उसमें पुट इन करने के लिए हमारे पास लेफ्ट ओवर बचा के रखेगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये भी सारी की सारी पूरी की पूरी लिस्ट को चेक करेगा, स्लो है हमारे पास, और क्या करता है जो स्पेस है उसको बहुत ज्यादा वेस्ट करता है हमारे पास वर्स्ट फिट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके कंपैरिजन को। अगर हम मान लो फर्स्ट फिट की बात करें तो फर्स्ट फिट क्या है, इन सब में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है और सिंपलेस्ट है और गुड फॉर रियल टाइम सिस्टम। जो हम मान लो रियल टाइम सिस्टम है उसके लिए सबसे बेस्ट है, यानी कि जो सबसे पहला होल मिला उसमें हम हमारे प्रोसेस को डाल देंगे। और नेक्स्ट फिट की अगर हम बात करें तो वो इसी का मॉडिफाइड है, तो वो भी इसमें कंसिडर ना करें, चारों में 3 हमारे पास एल्गोरिथम कंसिडर करें तो नेक्स्ट फिट क्या है, स्लाइट इंप्रूवमेंट, यानी कि जब हमने इसको फर्स्ट फिट को इंप्रूव कर दिया, अवॉइड रीचेकिंग सेम एरियाज, यानी कि हम रीचेकिंग को अवॉइड कर रहे हैं। बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट क्या कर रहे हैं, सारी की सारी लिस्ट को चेक कर रहे हैं। तो बेस्ट फिट में क्या है, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, यानी कि स्पेस को तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं बट हमारे पास स्लो है और क्रिएट कर रहा है कौन से छोटे छोटे होल्स को क्रिएट कर रहा है। और वर्स्ट फिट क्या कर रहा है, ये भी स्लो है और वेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा स्पेस को। तो यहाँ पे हमारे पास कीप्स लार्ज फ्री स्पेसेस, हम जो वर्स्ट फिट है जो हमारे पास कीप्स मतलब लार्ज स्पेस को बना के रख रहा है। तो ये हमारे पास हो गए इनके कंपैरिजन। इसको मेमोराइज नहीं करना, आपको रटना नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, आपको अंडरस्टैंड करना है। कहीं कहीं पे वर्स्ट फिट बेस्ट होगा, कहीं कहीं पे बेस्ट फिट बेस्ट होगा, कहीं कहीं पे जो है नेक्स्ट फिट बेस्ट होगा। तो आपको इसको रटना नहीं है कि हाँ मैंने बोल दिया कि फर्स्ट फिट बेस्ट है तो वो बेस्ट ही बेस्ट है, मैंने कंपैरेटिवली बोला कि हाँ ये फास्टेस्ट है और सिंपलेस्ट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।